नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और हम लोग बात कर रहे हैं तब कर्नाटक में ज़बरदस्त चुनावी प्रचार है और घमासान इतना है कि आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है उसमें जो मर्यादाएं हैं वो भी तार तार हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना उन्होंने जहरीले सांप से कर दी, हालांकि तुरंत उन्होंने ये भी कह दिया कि हम उनकी आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद भाजपा नेता लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार कर रहे हैं। फिर मौत का सौदागर का भी जिक्र आ जाता है कि सोनिया गांधी ने ऐसा कहा था। अचानक दूसरे दिन भाजपा के एक विधायक ये कह देते हैं कि सोनिया गांधी तो विषकन्या है। सर, चुनाव प्रचार में जिस तरीके से हम सब देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, कुल मिलाकर इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हेट स्पीच को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। जी बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है अब देखना होगा कि इस पर अमल कितना होता है। अमल होना चाहिए, अगर अमल सही से हो जाए तो ये जो घृणा भाषण होते हैं ये खत्म हो जाएंगे और डर बैठेगा लोगों के मन में। लेकिन देखना होगा कि इसको कितना उस पर अमल होता है, कितना स्वतः स्फूर्त होकर केस दर्ज होते हैं, कितनी कार्रवाइयाँ होती हैं, FIR होती है, वो समय बताएगा। लेकिन अगर कर्नाटक की अगर हम देखें बात करें तो कर्नाटक में अब जो चुनाव प्रचार चल रहा है, जरा हम उससे 1-1.5 महीने पहले चलते हैं। 1-1.5 महीने पहले वहाँ पर कुछ और मुद्दा था। कभी हिजाब की बात हो रही थी, कभी महाराष्ट्र और जो कर्नाटक की सीमा के कुछ गांवों को लेकर विवाद है, वो सब को वहाँ पर हवा दी जा रही थी। आज वो सब मुद्दे गायब हैं। कभी कोई दही का मुद्दा आ रहा था, कभी दूध का मुद्दा आ रहा था, तमाम तरह के मुद्दे आ रहे थे। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कई सारे प्रयोग करके देखती हैं कि जरा एक बार इसको थोड़ा सा हवा देख के देखते हैं कि क्या होता है। 2-4 चीज़ों का हवा दी जाती है, जब उसमें कुछ नहीं होता तो फिर आखिरकार वो लौटकर वहीं आते हैं जहां पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति या एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की राजनीति होती है। सबका वो क्या हिट फार्मूला है। तो अब आप देखिए कि ये सब मुद्दे थे। आज आप देखते होंगे कर्नाटक में कहीं हिजाब का मुद्दा आपको नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। जो बॉर्डर एरियाज को लेकर जो मुद्दे थे वो सब नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जो प्रचार करने जा रहे हैं, स्टार प्रचारक की सूची में है वहां पर। तो तमाम वो मुद्दे गायब हो गए हैं जो कि आज से 1-1.5 महीने पहले नजर आ रहे थे। अब बात हो रही है जाति की, बात हो रही है दंगे की, बात हो रही है कौन विषकन्या है, कौन विषैला सांप है, इस सब की। लेकिन देखना होगा कि ये जो राजनेता हैं इनको समझना चाहिए कि जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से ना हटाएं। अब आप एक दूसरे को से डरा रहे हैं। कोई कह रहा है कि अगर वो सत्ता में आ गए तो दंगे हो जाएंगे, कोई कह रहा है कि हम ये सत्ता में आए तो आपका जो आरक्षण है या आपको जो सुविधाएं हैं वो खत्म कर देंगे। तो एक दूसरे से डराया जा रहा है। ये चीज़ें गलत हैं। और साथ ही ये भी गलत है कि आप कह रहे हैं कि हम बसों में यात्राएं फ्री कर देंगे या 25 रुपया डीजल पर सब्सिडी दे देंगे पर लीटर पर, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। ऐसे मतलब सत्ता हथियाने के लिए तमाम वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तमाम ऐसे वादे किए जा रहे हैं जो कि कर्नाटक की एक फलती फूलती अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे अगर वो इन वादों को मूर्त रूप दे दिया गया। तो ये जो फ्री रेवड़ी कल्चर की प्रधानमंत्री बार बार बात कर रहे हैं और अभी उन्होंने कहा भी है अपने जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वहाँ पे कर्नाटक में उनको संबोधित करते हुए कि जो रेवड़ी कल्चर है इससे बचना होगा, जनता को समझाना होगा, इसके नुकसान समझाने होंगे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भाई जिस पार्टी की वारंटी खत्म हो चुकी है उसकी गारंटी का क्या मतलब है। तो अब कांग्रेस गारंटी दे रही है, लेकिन कांग्रेस को यहाँ ये भी बताना चाहिए कि जो गारंटियाँ उसने राजस्थान में दी थी, छत्तीसगढ़ में दी थी, उन गारंटियों का क्या हुआ, उनमें से कितनी पूरी हुई हैं। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री महंगाई राहत शिविर लगा रहे हैं, लेकिन महंगाई राहत शिविर लगाने की उनको याद चुनाव से ठीक पहले क्यों आई? तो कांग्रेस बीजेपी को भी ये मुद्दा उठाना चाहिए वहाँ पर कि आप यहाँ पर जो गारंटी दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तो राजस्थान में भी ये गारंटी दी थी, लेकिन चुनाव में 6 महीने पहले वो महंगाई राहत शिविर लगा रहे हैं। और आप विरोधाभास देखिए कि राजस्थान की सरकार उन राज्यों में शुमार है और कुछ चुनिंदा ही राज्य हैं जिनमें पेट्रोल डीजल पर सर्वाधिक वैट है। एक तरफ आप सर्वाधिक वैट ले रहे हैं, दूसरी तरफ राहत शिविर लगा रहे हैं, महंगाई से राहत दिलाएंगे। तो ये विरोधाभास है। तो ये देखिए, हर कोई जानता है, राजनीतिक दल जानता है कि ये जो मैं वादे कर रहा हूँ
वो वादे मैं पूरे कैसे करूंगा, सरकारी खजाने से पैसे लेके करूंगा, सरकारी खजाने में पैसा कौन डालेगा, जनता ही डालेगी, तो जनता से लेकर जनता को देना है। तो ये चीज़ जब जनता को समझ आ जाएगी उस दिन ये फ्री की जो एक राजनीति होती है रेवड़ी कल्चर की, इसको कुठाराघात लगेगा। और जो राजनेता हैं खासतौर पर हम देखते हैं कि जब उत्तर भारत के कुछ राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब ये चीज़ दक्षिण में भी पहुंच रही है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और ख़ास तौर पर जब हम किसी पर टिप्पणी करते हैं तो हमने सामने वाले का क्या राजनीतिक कद है ये भी देखना चाहिए। अगर आप देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, प्रधानमंत्री पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसके खिलाफ आप टिप्पणी करेंगे इस तरीके की, आप कांग्रेस अध्यक्ष हैं और आपको तो बहुत अनुभव भी है राजनीति का, तो आपको ये ताली बटोरने के लिए या एक सोशल मीडिया में छा जाने के लिए कुछ ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपके पद की भी, खुद की भी गरिमा गिर रही है। अब आप देखिए ना कि ये बात याद की जाएगी कि किसने कहा प्रधानमंत्री मोदी को विषैला सांप, या किसने कहा था रावण, तो ये कहा कांग्रेस अध्यक्ष ने। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद की गरिमा भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिराई है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप मुझे, अब तक उन्होंने तो सूची बताई है कि ऐसी कि 91 बार उनको गालियां मिली हैं। तो ये गालियां शतक भी लगा देंगे तो भी एक जो लोग गाली दे रहे हैं या जो अपशब्द कह रहे हैं, अमर्यादित बातें कह रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि जब जब ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी को उसका सियासी लाभ होता है। बिल्कुल। तो ये चीज, ये इसके आंकड़े हैं। तो ये अगर वो आंकड़े होने के बावजूद अगर बार बार ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो ये दिखाता है। और अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे ने ये शायद दूसरा विवादित बयान दिया, इससे पहले वो कुत्तों वाला बयान वायरल हुआ था। और ये ऐसा लगता है कि शायद ये किसी को खुश करने के लिए किया जा रहा है। तो किसको खुश करने के लिए? आप तो खुद बॉस हैं या आपका भी कोई बॉस है तो बता दीजिए कि आप किसी को खुश करने के लिए सब बातें कह रहे हैं। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद क्या कहते हैं, गुलाम नबी आज़ाद ने यही कहा ना कि इस समय कांग्रेस में वो संस्कृति है कि जो नरेंद्र मोदी को गाली देगा या नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोलेगा वही वहाँ पे फलता फूलता है। तो अब शायद खड़गे जी को भी लगता है कि मैं फलूं फूलूं अध्यक्ष पद पर तो मुझे नरेंद्र मोदी को गाली देनी होगी। यहाँ खड़गे जी से एक सवाल ये भी है कि हम शायद अक्टूबर में वो बन गए थे, 17 या 19 अक्टूबर को परिणाम आए थे कांग्रेस अध्यक्ष के। अब तक वो अपनी कार्यकारिणी क्यों नहीं गठित कर पाए? क्या अड़चन है? वहाँ पे हमने देखा फरवरी में उनका जो महाधिवेशन था रायपुर में वो भी हो गया। अपनी कार्यकारिणी अभी तक नहीं गठित कर पाए हैं और आप सवाल दूसरों पर उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है देश में, आपकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। क्यों नहीं आपकी कार्यकारिणी अभी तक आ पाई है? तो ये दिखाना, जो अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी 6 महीने हो गए, अक्टूबर नवंबर, अगर 6 महीने हो गए, हाँ 6 महीने हो गए, तो फिर आप अपनी कार्यकारिणी क्यों नहीं ला पाए? एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप पार्टी के, तो पहले अपनी पार्टी के लोकतंत्र पर ध्यान दीजिए। देश का लोकतंत्र तो जीवंत है और लगातार उसकी जीवंतता और उसकी जो सशक्तता है वो मजबूत होती है। और गहलोत पायलट का मामला भी अब तक नहीं सुलझा पाए। हाँ, गहलोत पायलट का मामला नहीं सुलझा पाए। बताया जा रहा है कि कर्नाटक में तो वो खुद इस तिकड़म है कि उनको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिल जाए, क्योंकि उनकी भी एक महत्वाकांक्षा थी। वहां पर भी DK शिवकुमार और जो सिद्धारमैया हैं वो एक फोटो खिंचवाने के लिए साथ आ जाते हैं, लेकिन बयान कैसे देते हैं वो सबके सामने है। बिल्कुल। तो ये चीजें दिखाती हैं कि अपना घर ठीक नहीं है और आप दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं। पहले अपना घर संभालिए, बाद में दूसरों पर सवाल उठाने। बिल्कुल, यही नैतिकता है, लेकिन नैतिकता राजनीति में है नहीं आज। बिल्कुल। और जब सिद्धारमैया को शायद मुख्यमंत्री बनाया गया था उस समय खड़गे साहब को दिल्ली बुलाया गया था और केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। जी। खैर, और मुझे क्योंकि केंद्रीय मंत्री है तो अब मुझे खड़गे साहब, मैं कह रहा हूं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की गरिमा गिरा रहे हैं, तो मुझे एक उनका ट्वीट ध्यान आता है। उन्होंने कुछ समय पहले एक ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री जी ने कोई किसी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, तो उन्होंने ट्वीट किया कि ये जो ट्रेनें हैं ये मेरे कार्यकाल में सब शुरू हुई, मैंने सब कुछ किया और आज ये नाम बदल कर और हरी झंडी दिखा रहे हैं। मैंने रेल नेटवर्क को मजबूत किया, मैंने जो ढांचागत परियोजनाएं थी जो रेलवे की उसको मजबूत किया। खड़गे साहब, रेलवे को तो यूपीए ने आप समझिए कि बर्बाद कर दिया था। वहाँ पर 4-5 साल में 5-6 तो रेल मंत्री बदल गए। बिल्कुल। खड़गे खुद अंतिम समय में जो 2014 तक उनकी सरकार का कार्यकाल था, मई तक का, तो वो लास्ट के 9-10 महीनों में रेल मंत्री रहे।
तो 9-10 महीने में अपना सारा का सारा ढांचा खड़ा कर दिया, ये आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो ये आप कुछ जब अपने आप आंकड़े सामने रखते हैं, आप अपना कुछ दावे सामने करते हैं, तो उसके पीछे जरा तथ्यों को भी देख लीजिए कि असल में क्या था और आप बता क्या रहे हैं। ये आजकल सब कुछ उपलब्ध है, इंटरनेट पर उपलब्ध है, सारा आंकड़े विभागों से आपको आरटीआई के जरिए मिल जाते हैं, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो आप कांग्रेस अध्यक्ष पद की गरिमा मत गिराइए। बिल्कुल, और रेल मंत्रालय ऐसा है जिसका फीडबैक आपको तत्काल मिल भी जाता है जी, क्योंकि जनता जो ट्रेवल करती है वो अपने रिएक्शन से आपको फीडबैक दे देती है जी। खैर, अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं और आम आदमी कैसे खास आदमी राजनीति में आने के बाद हो जाता है, इसकी चर्चा फिलहाल खूब हो रही है। दिल्ली में जो मफलर मैन थे वो अब एकदम बिल्कुल आलीशान ऑटोमेटिक बंगले वाले बन गए, ऑटोमेटिक बंगले वाले बन गए हैं। तो उनके बंगले को लेकर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, सर 45 करोड़ रुपए एक बंगले के रिनोवेशन में खर्च हुए हैं। एलजी साहब जो हैं उन्होंने जांच के आदेश भी दिए हैं, 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। कुल मिलाकर आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से भाजपा दावा कर रही है कि 3-3.5 लाख की टीवी के लिए 10 लाख रुपए खर्च किए गए हैं सरकारी खजाने से, 1 से 1.5 करोड़ रुपए का किचन बनाया गया है, पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के मैं उनकी प्रतिक्रियाएं देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि आप 45 करोड़ की बात कर रहे हैं, मोदी जी 500 करोड़ का बंगला बना रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने इतने करोड़ का बना दिया, बीजेपी के उस मुख्यमंत्री ने इतने करोड़ का बना दिया, तो उन्होंने तो 45 करोड़ का रिनोवेशन कराया और उसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है, वो उनका ये कहना है। लेकिन हमको 2-3 चीज़ें समझनी होंगी। ठीक है, प्रधानमंत्री जी का 500 का क्या 1500 करोड़ का बन रहा है, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री का जो भी आवास है वो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नहीं होना चाहिए? सुरक्षा के वहाँ पर तगड़े बंदोबस्त नहीं होने चाहिए? या देश के प्रधानमंत्री का आवास सामान्य व्यक्ति के आवास जैसा तो हो नहीं सकता, ये अंतर होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री तो जो शीर्ष पद पर है, देश के संवैधानिक एक तरह से पद पर हैं, तो उनका तो आवास होना भी चाहिए सब सुविधाओं से युक्त। क्योंकि हम जब देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के आवास में क्या क्या सुविधाएं हैं, वहाँ पर क्या क्या ऐसी स्थिति में वहाँ से ही पता नहीं क्या क्या निर्णय लिए जा सकते हैं, या और क्या क्या आपात स्थिति में बैठकों के लिए या तमाम बड़े निर्णयों के लिए क्या उनके आवास पर ही प्रबंध है। जब दूसरे देशों को देखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को भी वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर नैतिकता की। देखिए, प्रधानमंत्री जी हों, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे कोई और प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वो कितने का आवास बना रहा है, कितने का बना रहा है, उस पर हम नहीं जाएंगे। बात ये है कि क्या इन लोगों ने कभी ये मना किया था कि हम सरकारी आवास नहीं लेंगे? कभी इन लोगों ने मना किया था कि हम कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे? कभी इन लोगों ने मना किया था कि हम सरकारी गाड़ी बंगला नहीं लेंगे? नहीं किया था। ऐसा करने वाले कौन थे? सिर्फ अरविंद केजरीवाल, जिसने कहा था कि भाई मैं सरकारी सुरक्षा नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा और तमाम जो सुविधाएं होती है वो नहीं लूँगा, मैं सामान्य नागरिक की तरह रहूँगा अगर सत्ता में आता हूँ। लेकिन जो सत्ता में बदलने आए थे, सत्ता ने उनको अपने मुताबिक बदल दिया। बिल्कुल। और आज उनके पास दिल्ली पुलिस की तो सुरक्षा है ही, बताया जाता है कि पंजाब पुलिस के भी जो जवान हैं पुलिस के, वो भी उनकी अच्छी खासी संख्या में उनके साथ रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। जो बंगला है उनका वो तो खैर बड़ा है ही। और दूसरा, गाड़ियां आप जब चलते हैं तो आप जरा उनके काफिले में जो गाड़ियां हैं वो देखिए। जो वैगन-आर थी, आज शायद उस वैगन-आर की कीमत जितनी होती है उसकी, तो उनकी गाड़ियों के जो साइड मिरर हैं उतने बिल्कुल में लग जाते होंगे। तो ये अंतर आया है अरविंद केजरीवाल में, जिसने जो सत्ता को बदलने चला था, राजनीति को बदलने चला था, वो राजनीति के मुताबिक ढल गया है। तो ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने कभी नहीं कहा था कि हम कुछ नहीं लेंगे। इन्होंने कभी नहीं कहा था कि हम राजनीति को बदलने आए हैं, राजनीति को बदलने ये आए थे। तो सवाल इनसे ही पूछा जाएगा। और आप जो कह रहे हैं कि 45 करोड़, चले ठीक है, 45 करोड़ मुख्यमंत्री के लिए, आवास के लिए ठीक है कि उन्होंने सुविधाएं दी है, तो वो या जो भी अपने आवास पे जो भी किया है तो चलो वो एक अलग विषय है। लेकिन ये पैसा कब जारी हुआ? ये पैसा कब जारी हुआ? जब कि देश कोरोना महामारी को झेल रहा था। उस समय सभी अनावश्यक खर्चों पर पाबंदी लगी हुई थी। जो आप देखते हैं कि चाहे सांसद थे, विधायक थे, सबकी जो निधियां होती हैं उनको रोक दिया गया था कि ठीक है आप, और कई सारे लोग तो अपनी सैलरी भी नहीं ले रहे थे। बिल्कुल कि वो कोरोना के लिए जो फंड बना है पीएम केयर से और अन्य जो तमाम तरह के जो भी फंड से वहाँ पर जाए ताकि लोगों को राहत मिले। तो जब अनावश्यक खर्चे देश बंद कर चुका था, उस समय
वियतनाम से टाइल आ रही हैं, बाहर से जो विदेशी पर्दे आ रहे हैं, तमाम वो उपकरण आ रहे हैं जो कि आम आदमी से किसी को खास आदमी का एक एहसास करवाएं। तो ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया है, बल्कि अपनी पार्टी को खास पार्टी पार्टी भी बना दिया है। तो ये इसलिए सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि सवाल यहाँ पर नैतिकता का है, सवाल खर्चों की तुलना का नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जो मानक अपने लिए तय किए थे, उन मानकों से वो खुद ही हट गए हैं। और रामलीला मैदान में जब उन्होंने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, तब वो साधारण तरीके से आए थे और तब उन्होंने क्या क्या बातें कही थी, आज वो क्या कहते हैं, तो जमीन आसमान का अंतर है। और जब ये अंतर आता है तो जनता को अधिकार है वो आपसे पूछे, क्योंकि उसने आपके वादों पर एक आंदोलन से उपजी पार्टी को पहले ही प्रयास में सत्ता तक पहुंचा दिया। तो वो जब सत्ता तक पहुंचा सकती है जनता, तो सवाल भी पूछेगी आपसे कि आपने 45 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए, आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप 3-3, 4-4 लाख रुपए का पर्दा लगा रहे हैं, आप 20 लाख का कालीन बिछा रहे हैं। इससे भी महंगे दूसरे नेताओं के घर होंगे, लेकिन सवाल आपसे इसलिए है, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आपने कहा था मैं ये सब कुछ नहीं लूंगा। बिल्कुल। और आप अगर दिल्ली के बेटे हैं तो क्या दिल्ली के सभी बेटों को ऐसी सुविधा आप देने को तैयार हैं? फिलहाल वर्तमान के दिल्ली के बेटे तो वो भी थे ना, जब कोरोना काल में जब पलायन हो रहा था, जो हमारे प्रवासी मजदूर थे, वो भी तो दिल्ली के बेटे थे। वो यहाँ पे कर्म कर रहे हैं, तो कर्म भूमि तो उनकी है। बिल्कुल। आपने उनको आश्रय नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, सीधा ले आके बस अड्डे छोड़ दिया, भैया अब आप यहाँ से देखो आपका कौन सा प्रदेश है, आप वहां जाओ। तो यूपी ने तो करा था कि ठीक है, बसें वहां तक भिजवाई थी, उनको लेकर गए थे। बिल्कुल। अन्य प्रदेशों के लोग, राज्यों ने भी शायद किया होगा, मुझे उतना ध्यान नहीं, लेकिन यूपी का मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद उस समय, क्योंकि खबर हमने वो कवर की थी, इसमें ध्यान आ रहा। तो आपने तो उनको बस अड्डे तक छोड़ दिया, वहां से आगे क्या उनका अपना भविष्य खुद तय करना था। तो आप वो 45 करोड़ रुपए अगर इन हमारे जो प्रवासी मजदूर भाई बहन थे इनके लिए रख देते तो शायद उनका भला हो जाता। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल सर, बिहार से आनंद मोहन की रिहाई और उस पर राजनीति जिस तरीके से हो रही है, क्या वोट बैंक की वजह से नीतीश कुमार ने जो चाल चली वो अब एक्सपोज होता दिखाई दे रहा है? देखिए, इसमें यही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जी ने क्या सोचकर क्या किया है, लेकिन जो सामने दिख रहा है वो ये है कि नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से निकाला था, ये एक तथ्य है। और इस तथ्य के आधार पर उनको सुशासन बाबू कहा गया, लेकिन वही सुशासन बाबू अब अपनी मेहनत पर खुद पानी फेर रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से, चलो ठीक है कि एक जिस पार्टी पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसके साथ उन्होंने गठबंधन किया, चलिए गठबंधन तो होते रहते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन यदि वो ये सोच रहे हैं कि किसी अपराधी की जाति दिखाकर मैं मतदाताओं को आकर्षित कर लूंगा, तो यह स्पष्ट करता है कि नीतीश कुमार के पास जनता को बताने के लिए अपनी उपलब्धियां नहीं है। यदि आपको चुनाव जीतने के लिए किसी अपराधी की जरूरत है, तो ये दर्शाता है कि आपकी अपनी कुछ राजनीतिक हैसियत नहीं बची है। बिल्कुल। तो ये नीतीश कुमार ने ये फैसला ले लिया है और देश देख रहा है कि जिस व्यक्ति को एक आशा की किरण के रूप में देखा था, क्योंकि बिहार की छवि एकदम से बदल दी थी उन्होंने, और आज बिहार वहीं लौट रहा है। तो ये जो रिवर्स गियर में वो स्टेट को ले जा रहे हैं, इसके लिए देश भी उनको माफ नहीं करेगा, क्योंकि बिहार की प्रगति जब तक नहीं होगी, और हमारे ये जो बड़े प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ पर सर्वाधिक आबादी भी है, या हम क्षेत्रफल के हिसाब से भी जो बड़े हैं, तो ये जब तक प्रगति नहीं करेंगे तो 2-4 राज्यों की प्रगति से भारत आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। इन राज्यों को भी प्रगति करनी होगी। यहाँ के हमारे देखिए ना, भाई बहन जाके दूसरे राज्यों में काम करते हैं, कितना कई बार अपमानित भी होना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज क्यों नहीं बिहार में निवेशक आ रहे हैं, क्यों उत्तर प्रदेश में ही निवेशक सारे जा रहे हैं? वहाँ पे तमाम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज होती हैं, निवेशक सम्मेलन होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निवेशक वहाँ आते हैं। बिहार में कहाँ आ रहे हैं? मैं अभी शायद देखता था कि शायद कुछ समय पहले शाहनवाज हुसैन जब उद्योग मंत्री थे, तब थोड़े बहुत कुछ निवेशक वहां पर गए भी, या कुछ ऐसे कार्यक्रम हुए भी। उसके पहले का मुझे नहीं ध्यान आता कि कोई ऐसा निवेशक सम्मेलन हुआ हो या अब कोई हो रहा हो। तो ये दिखाता है कि जब बिहार की रुचि नहीं है, बिहार सरकार की रुचि नहीं है कि वो मुझे अपने यहाँ पर निवेशक लेकर आऊँ, मैं अपने यहाँ पे उद्योग धंधे लगाऊँ, अपने यहाँ पर लोगों को आगे बढ़ाऊँ, रोजगार यहीं स्थानीय स्तर पर दिलाऊँ, तो वो राज्य कैसे आगे बढ़ेगा? उनकी रुचि सिर्फ इसी में है कि मैं इस जाति के इतने लोगों को रिहा कर दूंगा तो शायद उस जाति के मुझे उतने वोट मिल जाएंगे। यानी कि आपके पास अपनी उपलब्धियां नहीं है बताने। बिल्कुल। तो खैर,
आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए विषयों के साथ। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।